नमस्कार दोस्तों, आपका वापस स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में पहाड़ी रोजगार में, जिसमें कि आपको पता है हमारे मॉक टेस्ट चल रही है उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और हमारा डे 2 है मॉक टेस्ट का, और आप एक बार इस मॉक टेस्ट को ज़रूर खुद से ट्राई करें और उसके बाद इसके आंसर देखिए, या आप खुद आंसर देख सकते हैं अगर आपको ईजी लगता हो। बट मॉक टेस्ट इतना ईजी नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है कि अच्छे इसमें लगभग 60 से 70 भी ऐसी मेरिट जाएगी, ऐसा मॉक टेस्ट है। एक बार ज़रूर इस मॉक टेस्ट को करें। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे करना है, एक आंसर एक पेज सीट लीजिए, उसमें 1 से 100 तक नंबरिंग कर दीजिए, और उसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा पॉज करिए और खुद को आंसर दीजिए, या टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और मॉक टेस्ट को दे। पूरे 2 घंटे का है, और उसके बाद यहाँ आके वीडियो से आंसर मेल कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या सीधे यहीं से कर सकते हैं। मैं पॉज कर दूँगा जहाँ पर होगा, पहले क्वेश्चन पे आप मेरे को पॉज कर देना खुद ही वीडियो को, और उसके बाद आंसर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा मॉक से, जिसमें कि आपको पता है हम कैसे पैटर्न है, जिसमें कि मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि 20 नंबर की इसमें हिंदी है, और जैसे 20 नंबर की हिंदी, 40 के उत्तराखंड, और बाकी 40 की GK एंड GS। इसमें सब कुछ कंप्लीट है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी है, इंडिया के करंट अफेयर भी है, कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, ऑल इन मतलब जितना आ सकता है सब मैंने कंपाइल कर रखा है इस मॉक टेस्ट में, और एक बार जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आप भी करिए स्टार्ट। चलो पहले क्वेश्चन से एक बार पॉज कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको इनमें से बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। तत्सम नहीं, तद्भव बताना है। विद्या, विद्या, ज्ञान और शिक्षा। तो एक बार आप खुद ही ट्राई करिए। तो जो ऑप्शन बी है विद्या, ये तद्भव शब्द है, बाकी इनमें से तत्सम शब्द है। तो आप देख सकते हैं, ये एक बार मैं इसको देख सकते हैं, लिखा है विद्या आंसर है। तो इसकी व्याख्या भी दे रखी है क्यों है। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से प्राकृत से हिंदी में आते हैं। जो विद्या है वो संस्कृत के विद्या से बना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसके हृदय में आग जल रही है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो उपमा है, रूपक है, श्लेष है, यमक है। तो आपको बताना है। तो जो राइट आंसर है रूपक, उसके हृदय में आग जल रही है, उसकी रूप की व्याख्या कर रहे हो। तो देख सकते हैं, रूपक व्याख्या भी देख सकती है। जो हृदय में आग जलने के रूप में प्रस्तुत रूपकारक रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, सूरदास की रचना सूरसागर में किस रस की प्रधानता है। तो ऑप्शन है वीर रस, भक्ति रस, और नेक्स्ट है ऑप्शन शांत रस और हास्य रस। ये है पूरा क्वेश्चन, देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पे कि सूरदास की रचना में जो सूरसागर है उसमें किस रस की प्रधानता है, वीर रस, भक्ति रस, शांत रस और हास्य रस। तो जो ऑप्शन है वो है भक्ति रस का। देख सकते हैं कि जो सूरसागर कृष्ण भक्ति की कविताएं है जो भक्ति रस से दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद चुनना है किसका, सूर्योदय का। तो सूर्यधन उदय, सूर्य धन योदय, सूर्याधन उदय या सूर्यधन उदय। तो जो राइट आंसर है वो है सूर्यधन उदय, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह गंगा के तट पर बैठा है, इस वाक्य में गंगा तट किस समास का उदाहरण है। तो आपको गंगा तट बताना है। तो तत्पुरुष का है, कर्मधारय का है, द्वंद्व का है, ब्रव्य है। तो जो आपको पता है जो तत्पुरुष समास जो ये बैठा है गंगा तट, जो गंगा तट है ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैसे ये देख सकते हैं इसकी व्याख्या है, जो गंगा तट है वो गंगा का तट, तो का मतलब ये किस में आता है, तत्पुरुष में। नेक्स्ट है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। धोखा देना, मदद करना, मेहनत करना या सम्मान देना। तो जो आंखों में धूल झोंकना उसका मतलब होता है धोखा देना किसी को, कि आंखों में धूल झोंक दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी जो ईदगाह है उसका प्रमुख पात्र कौन सा है, हामिद, मुंशी, रमेश या गोपाल। तो आपने ये NCERT की क्वेश्चन है ये। तो जो प्रेमचंद की ईदगाह थी उसमें क्या था, हामिद का जिक्र है, उसमें मुख्य पात्र है वो, जो सुनी होगी आपने, मार्केट से चिमटा खरीदता है अपनी मम्मी के लिए, तो वही कहानी है। तो हामिद इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, सत्य शब्द का विलोम बताना है। तो सत्य क्या होता है, सत्य का असत्य होता है, धर्म होता है, न्याय होता है, शांति। तो सत्य का विलोम होता है असत्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही वर्तनी शब्द चुनिए। सन्यासी, सन्यासी मतलब सन्यासी सन्यासी, इनमें से कौन सा सही है। तो जो संन्यासी ये सही होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है। तो ऑप्शन है संस्कृत, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज। जो तुलसीदास ने उसने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह वाक्य, मतलब इसमें ये वाक्य दिया है तो इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो वाक्य ये है, एक सेकंड थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वाक्य ये है, वह पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो ऑप्शन दे रखी है यहाँ पर, एक बार देख लीजिए। वह पुस्तक पढ़ता है और खेलता है, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ता है वह ज्ञानी है। वह पुस्तक पढ़ता है, जो मेज पर है, पुस्तक पढ़ने वाला ज्ञानी है। तो जो ऑप्शन बी है, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ता है वो ज्ञानी है, ये बी राइट आंसर। इसमें थोड़ा मेरे को लग रही है मिसप्रिंट होगी, तो आप देख सकते हैं क्योंकि वह पुस्तक पढ़ता है वो ज्ञानी है। तो वाक्य मिश्र वाक्य में एक आश्रित वाक्य और एक स्वतंत्र खंड होता है जो मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट है, आपको बताना है लोकोक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और होती है, ऐसा वो है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दिखावा करना, मेहनत करना, सच्चाई छिपाना या समय बर्बाद करना। तो इसका मतलब होता है दिखावा करना, मतलब हाथी के जो सामने के दांत होते हैं वो दिखने वाले होते हैं पर वो खाते अंदर के दांत से। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, कबीर के दोहों को किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की या हास्य रस की? जो कबीर के दोहे होते हैं उनमें हमेशा भक्ति रस की प्रधानता रहती है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसकी बातों में जहर था, इस वाक्य में जहर किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्म, करण, अधिकरण और संप्रदान। तो जो उसकी बातों में जहर था, तो ये अधिकरण का है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? बच्चे, किताबें, नदियाँ, पेड़ या पेड़ों, सॉरी पेड़ों। तो जो किताब है वो एक वचन का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी का प्रमुख विषय क्या है? प्रेम और युद्ध, मानव सभ्यता का विकास, भक्ति और धर्म, प्रकृति का वर्णन। तो जो कामायनी है उसका जो मुख्य विषय है वो है प्रेम और युद्ध। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंह में राम और बगल में छुरी, मुहावरे का अर्थ क्या है? कपट करना, मेहनत करना, सच्चाई बताना या समय बचाना। तो जो मुंह में राम और बगल में छुरी मतलब होता है कपट करना, मतलब मुंह में तो राम है और बगल में उसने चाकू रखा है, मतलब छल कर रहे हो। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली में कौन सा रस है? आपको इसमें बताना है कौन सा रस है। तो ऑप्शन है करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस और वीर रस। तो जो इसमें है मतलब वो उसने बोल रहा है मैं नीर भरी दुख में बदली, तो मतलब करुणा से है, मतलब करुण रस। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी तट पर बसती है, इस वाक्य में तट किस कारक में है, मतलब कौन सा कारक में है? आपको ऑप्शन है कर्ता, कर्म, अधिकरण, करण और अधिकरण। तो जो तट पर है मतलब स्थान के लिए मतलब अधिकरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिख रहा होगा आपको, उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ और पैसे ले जाओ योजना के तहत 2024-25 में पिरूल, मतलब जो पिरूल होता है वो चीड़ के पत्तों से संग्रह से, मतलब पिरूल जो होता है वो चीड़ के पत्ते से संग्रह का लक्ष्य रखा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पिरूल लाओ पैसे ले जाओ। तो ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन ए है 10 लाख क्विंटल वन संरक्षण, 15 लाख क्विंटल और वनाग्नि को रोकथाम और रोजगार, 20 लाख क्विंटल और पर्यटन विकास करना और 12 लाख क्विंटल और जल संरक्षण करना। तो जो जो ये योजना थी पिरूल लाओ और पैसे ले जाओ, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था कि 15 लाख तक क्विंटल हमें पिरूल इकट्ठा करना है और वनाग्नि से रोकथाम करना है और रोजगार भी देना है लोगों को। तो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं आप, इसकी उसके बारे में पूरा लिखा है कि 15 लाख क्विंटल वनाग्नि को रोकथाम, मतलब हमें 15 लाख क्विंटल पिरूल संग्रह का रखा गया था और ये योजना वनाग्नि रोकथाम, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना और पिरूल को बायोमास ऊर्जा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नक्षत्र सभा अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है मसूरी से किया गया और पर्यावरण संरक्षण, जागेश्वर से किया गया और खगोलीय पर्यटन, ओली से किया गया साहसिक पर्यटन के लिए और हरिद्वार से किया धार्मिक पर्यटन। तो जो नक्षत्र सभा है वो जागेश्वर से की गई और पर्यटन के लिए, खगोलीय पर्यटन के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये देख सकते हो उसके बारे में लिखा है, जो नक्षत्र सभा अभियान का शुभारंभ अल्मोड़ा से 2024 में हुआ था। इसका लक्ष्य उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में स्टार गेजिंग और खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना तथा साथ ही स्थानीय रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई रोजगार प्रयाग पोर्टल का उद्देश्य क्या है और इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? मतलब जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है उसका लक्ष्य क्या है और किस वर्ष? तो शिक्षा को बढ़ावा देना और 2023 में नौकरी और प्रशिक्षण अवसर 2024, पर्यटन विकास 2022 और स्वास्थ्य सेवाएं 2023। तो जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो प्रयाग पोर्टल स्टार्ट किया गया था उसका मुख्य लक्ष्य था नौकरी को और प्रशिक्षण का अवसर देना और 2024 में वो स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये देख सकते हो उसके बारे में लिखा है, रोजगार पर्यटन पोर्टल 2024 में लॉन्च किया गया, जो युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और स्वरोजगार अवसर प्रदान करना था। नेक्स्ट है,
2024 में उत्तराखंड की 7 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है झंगोरा, भटकी दाल, कुमाऊनी रायता और गढ़वाली मंडुआ। तो जो झंगोरा, भटकी दाल और गढ़वाली मंडुआ, इन तीनों को जीआई टैग मिल रखा है, सिर्फ कुमाऊनी रायता को नहीं मिल रखा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के विस्तार की घोषणा की। इस योजना का लाभ अब तक कितने बच्चों को मिलेगा और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए 2 लाख बच्चों को मिल रखा है और शिक्षा के लिए 5 लाख बच्चों को मिल रखा है, पोषण के लिए 3 लाख बच्चों को, स्वास्थ्य के लिए और 5 लाख बच्चों को खेल के लिए। तो जो ये मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 4 पोषण के लिए की गई थी ये, बच्चों के लिए, माँ और बच्चों के लिए। तो ये 4 लाख बच्चों के लिए और पोषण के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये लिखा है कि 2024-25 में बजट में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का विस्तार 4 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मुफ्त दूध प्रदान करने का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट भूवैज्ञानिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? यह किस मंत्रालय के अधीन आता था? तो जो उत्तराखंड में स्थित है वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान, मतलब कहाँ है और इसका किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो देहरादून में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रुड़की में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अल्मोड़ा में पर्यावरण मंत्रालय और नैनीताल में गृह मंत्रालय। तो आपको जो बताया, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय है वो देहरादून में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत प्रबंधन संस्थान IIM ने काशीपुर 2024 में कौन सी नई पहल शुरू की जो कि स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन है इनोवेशन हब करा, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्राइजेस और डेवलपमेंट, मतलब FIED, और स्टार्टअप इंडिया सेंटर एंड यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। तो जो काशीपुर IIM था, उसने जो 2024 में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब FIED, ऑप्शन बी राइट आंसर, ये उन्होंने शुरुआत करा था 2024 में। इसके बारे में लिखा भी है कि जो IIM था, इसने FIED के तहत 2024 में स्टार्टअप की तकनीकी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया जो उत्तराखंड की उद्यमिता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने स्कूल फॉर कंप्यूटिंग साइंसिंग में 2025 में किस विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा? तो ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स। तो जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग का प्रोग्राम स्टार्ट करा था 2025 में। ये देख सकते हैं, उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने देहरादून में 7 मार्च 2025 को, यह आप डेट याद रख सकते हैं, AI और मशीन लर्निंग पर कार्यशाला आयोजित की तथा तकनीकी शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चर्चित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ हिमालय पर्यावरण संरक्षण संयुक्त अनुसंधान के लिए समझौता किया? तो ऑप्शन है MIT USA, ETH जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की है, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान का और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि UK की है। तो जो IIT रुड़की थी, उसने EITH ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के साथ अपना एक प्रोग्राम चलाया था जो कि हिमालयन पर्यावरण संरक्षण के संयुक्त अनुसंधान के लिए समझौता किया गया था। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, लिखी भी है कि IIT रुड़की ने EIT ज्यूरिख के साथ हिमालयन ग्लेशियर संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शोध के लिए MOU साइन किया गया जो उत्तराखंड के पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GP पंत जो हिमालयन पर्यावरण संस्थान है, GP फाइन कहती है, जिसे 2024 में उत्तराखंड के किस जैव विविधता संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो फूलों की घाटी, मुनस्यारी, गंगोत्री और केदारनाथ। तो किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए फूलों की घाटी, चमोली के लिए स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में देख सकते हैं कि GP फाइन ने जो 2024 में चमोली के फूलों के घाटी के लिए दुर्बल पौधों के वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट जो शुरू किया था जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की जैव विविधता के संरक्षित करने के लिए केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का शासन कब शुरू हुआ और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो 8वीं सदी में स्टार्ट हुआ और जागेश्वर मंदिर, 10वीं सदी में कटारमल सूर्य मंदिर, 6वीं सदी में बैजनाथ मंदिर और 12वीं सदी में बद्रीनाथ मंदिर। तो जो कत्यूरों की शुरुआत हुई थी 8वीं सदी में हुई थी और जागेश्वर मंदिर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोरखा आक्रमण में 1791 से 1815 के दौरान उत्तराखंड के किन क्षेत्रों पर कब्जा किया और इसको किस संधि द्वारा समाप्त किया गया? तो गढ़वाल और कुमाऊं पे किया था सुगोली की संधि के द्वारा, कुमाऊं और टिहरी पर जयपुर संधि द्वारा, गढ़वाल और देहरादून पे लाहौर संधि द्वारा और कुमाऊं पर हरिद्वार पे अमृत संधि द्वारा। तो आपको पता है जो गोरखाओं ने जो गढ़वाल एंड कुमाऊं दोनों पर 1815 तक दोनों पर आक्रमण अपना अधिकार कर दिया था, जो अंग्रेजों ने सुगोली की संधि के द्वारा उनको यहाँ से कब्जा हटाया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में 1773 का नेतृत्व किसने किया और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गौरा देवी को किया गया था किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से? राइट लाइवलीहुड अवार्ड से, सुंदरलाल बहुगुणा को किया गया या रमन मैग्सेसे अवार्ड से,
मैक्सेस अवार्ड से, सॉरी, चंडी प्रसाद भट्ट को किया नोबेल शांति पुरस्कार से, और गौरा देवी को गया ग्रीन पीस अवार्ड को। तो आपको बताना है कि किसने नेतृत्व करा था और किस अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया था। तो आपको पता है जो गौरा देवी ने पूरे प्रोग्राम को, पूरे आंदोलन को नेतृत्व किया था और उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आप यहाँ तक देखिए, आपको बताना है कि किस ईयर में उनको सम्मानित किया गया था राइट लाइवलीहुड अवार्ड से। कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गठन में जो कि 9 नवंबर 2000 के समय केंद्र में कौन सी राजनीतिक गठबंधन सत्ता में थी और उन्हें उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। तो आपको बताना है जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय केंद्र में कौन सी सत्ता थी। तो एनडीए की थी, कियान नारायण ने उनमें साइन करा था। यूपीए की थी, अब्दुल कलाम ने करा था। जनता दल की थी, शंकर दयाल शर्मा ने करा था। एनडीए की थी जो कि प्रतिभा पाटिल ने करा था। तो जो आपको पता है जब उत्तराखंड आज़ाद हुआ तो उसमें एनडीए की सरकार थी और कियान नारायण ने उस टाइम उस पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर करे। तो ऑप्शन है राइट आंसर। ये देख सकते हैं, आपको लिखा है कि एनडीए की सरकार के दौरान जो अधिनियम था वो तत्कालिक राष्ट्रपति कियान नारायण ने 1 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, मतलब एमएलए की सीटें हैं, और 2024 में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, आपको ये बताना है। तो 70 सीटें और खटीमा से, या 80 सीटें चंपाव से, 65 सीटें डोईवाला से, 75 सीटें गंगोत्री। तो जो उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें और पुष्कर सिंह धामी खटीमा से निर्वाचित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जो कुली बेकार प्रथा का विरोध में किस वर्ष शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1916 में शुरू हुआ गोविंद बल्लभ पंत ने, 1921 में बद्रीदत्त मांडे ने, 1930 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, या 1905 में अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने। तो जो आपको पता है कुली बेकार प्रथा 1921 में बद्रीदत्त मांडे ने उसका नेतृत्व करा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आप देख सकते हो उसके बारे में लिखा है 1920 में 1921 में बद्रीदत्त पांडे ने बिना मजदूरी के काम के विरोध में, 1921 में कुमाऊं में बद्रीदत्त पांडे ने जो ये कुली बेकार प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना किसने करी और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए है कनकपाल ने श्रीनगर में, अजयपाल ने चांदपुरगढ़ में, मानसा ने टिहरी में, या जगतपाल ने अल्मोड़ा में। तो जो परमार वंश की स्थापना करी थी वो करी थी कनकपाल ने श्रीनगर में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये लिखा है कि 14वीं शताब्दी में कनकपाल ने उसकी स्थापना करी थी श्रीनगर गढ़वाल में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड चार धाम जो देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन बोर्ड की स्थापना हुई थी, इसे किस वर्ष निरस्त किया गया। तो ऑप्शन ये, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन था, और इसे कब निरस्त किया गया था। तो 1920, 1900, ऑप्शन ए है 1919, 2019 में, या ऑप्शन ए है 2019 में स्थापना, 2021 में उसको समाप्त, या 2020, 2022 में, या 2018, 2020 में, या 2021 और 2023 में। तो जो आपको पता है जो उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड थी उसकी स्थापना 2019 में हुई थी और 2021 में उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये लिखा है इसके बारे में, जो आपको अगर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चंस के बारे में तो ये लिखी है कि उत्तराखंड चार द्वार बोर्ड अधिनियम 2019 में प्रबंधन ने बनाया गया, लेकिन इसको विरोध के बावजूद पुष्कर सिंह धामी ने 30 नवंबर 2000 इसको निरस्त कर। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मुख्यमंत्री ने इसको निरस्त करा था, तो वो था पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर खंड ने 1930 में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश अंग्रेज आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो ऑप्शन ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाल ने करा और सैन्य विद्रोह हुआ, बद्रीदत्त पांडे ने करा, जेल हुई उनको, या गोविंद बल्लभ पंत ने करा, निर्वासन हुआ, या हरगोविंद पंत ने करा, निलंबन। तो आपको पता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने करा था और सैन्य विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो उत्तराखंड में सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 का नेतृत्व किसने करा और यह किसके खिलाफ था। कालू सिंह मेहरा ने करा टिहरी रियासत में, विश्वेश्वर दत्त सकला ने करा ब्रिटिश शासन में, चंडी प्रसाद भट्ट ने करा गोरखा शासन में, या हरगोविंद पंत ने करा किसके, कुमाऊं आयुक्त के खिलाफ। तो जो सकलाना विद्रोह था वो हुआ था टिहरी में हुआ था वो, और उसकी जो कालू सिंह मेहरा था उन्होंने उसका नेतृत्व करा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के चोलिया नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से उपयोग होता है और यह नृत्य किस अवसर पर सबसे अधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन ए है ढोल विवाह के अवसर पर, मंजीरा मेले के अवसर पर, बांसुरी फसल कटाई के अवसर पर, या हुड़की धार्मिक उत्सव पर। तो जो आपको पता है जो छोलिया नृत्य होता है उसमें जो मुख्य रूप से वाद्य यंत्र होता है वो ढोल होता है, और ये विवाह स्तर अवसर पर ही ज़्यादातर ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नंदा देवी मेले को किस सांस्कृतिक तत्व की झलक में प्रमुख रूप से देखने मिलती है। मतलब आपको बताना है इनमें से किस मेले में नंदा देवी की सांस्कृतिक तत्व में झलक मिलती है। तो जागर गायन में, थाड़िया नृत्य में, रामलीला में, या छोले नृत्य में। तो जो नंदा देवी मेले की जो झलक मिलती है वो मिलती है हमको जागर गायन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जौनसारी संस्कृति में हरोल नृत्य का प्रदर्शन किस अवसर पर किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक एकता के लिए, विवाह के अवसर पर प्रेम इजहार के लिए, दीपावली के अवसर पर धार्मिक भक्ति के लिए, या होली के अवसर पर फसल उत्पादन के लिए। तो जो जौनसारी नृत्य का हरोल नृत्य होता है वो ज़्यादातर किया जाता है मकर संक्रांति पर एकता के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2024 में 7 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला, निम्न में से कौन सा उत्पाद इस सूची में शामिल नहीं है? कुमाऊनी राता, गढ़वाली मंडा जो मंडवा होता है, हरिद्वार पेड़ा और टिहरी की बाल मिठाई। इस बार आपको ध्यान है कि इसमें लिख रखा है कि इस सूची में शामिल कौन सा है, ऊपर लिखा था कि इस सूची में शामिल नहीं है। तो उस सूची में आपने देखा होगा जो कुमाऊं गढ़वाली मंडवा है वो सूची में शामिल था, मतलब उसे जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पंचम वेद नाट्यशाला 2024 में किस पारंपरिक नृत्य को पुनर्जन्म के लिए चुना जो कि सांस्कृतिक संरक्षण का हिस्सा है? रामलीला, रामायण, नौटंकी, कठपुतली। तो जो रामायण है उसके पुनर्जन्म के लिए जो पश्चिम वेदशाला है, नाट्यशाला है 2024 में, उन्होंने नाट्य के रूप में उसे पुनर्जन्म के लिए चुना था रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विवाहित महिलाओं की पहचान के लिए कौन सा आभूषण अनिवार्य माना जाता है और इसे किस अवसर पर विशेष रूप से पहना जाता है? चरेऊ, विवाह अवसर पर, नथ, मेला के अवसर पर, कर्णफूल, धार्मिक उत्सव पर, या बिछुए, फसल कटाव के अवसर पर। तो जो चरेऊ होता है वो विवाह अवसर पर पहना जाता है और ये विवाहित स्त्रियों की पहचान होती है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं जो चरेऊ होता है गले का आभूषण होता है और विवाहित महिला अपनी पहचान जैसे शुभ अवसर पर इसे पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की जो पिछौड़ा होता है, पिछौड़ी भी बोलते हैं जिसे, किस अवसर पर किस प्रकार का आभूषण है और इसका उपयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में होता है? तो ये सिर का आभूषण है मंदिर पूजा में, या रंगीन दुपट्टा है विवाह के नामकरण पे, कमरबंद है नृत्य प्रदर्शन में, या पायल है मेला उत्सव में। तो जो आपको पता है पिछौड़ा है वो एक दुपट्टा टाइप का होता है। तो ये विवाह या नामकरण ऐसे शुभ अवसरों पर पहना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जौनसारी समुदाय की महिलाएं नाक में नथ के साथ कौन सा अनूठा आभूषण पहनती है जो उनकी संस्कृति की पहचान दर्शाता है? गलोबंद, बुलाक, शीशपुल, या पौंजी। तो आपको पता है जो बुलाक होती है वो नाक में पहने वाला आभूषण है, तो बुलाक भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शीशपुल आभूषण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और ये किस सामग्री से बनाया जाता है? तो सिर पर सजाने के लिए सोना और चांदी से, गले की शोभा के लिए पीतल से, पैरों में सजावट के लिए तांबा से, या कमर में होता है और लकड़ी से बनाया जाता है। तो जो आपको पता है जो शीशपुल होता है वो मतलब सर में सजाने के लिए और सोने या चांदी का बनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2024 में उत्तराखंड सरकार ने पारंपरिक आभूषणों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी जो कि स्थानीय कारीगरों को लाभ पहुंचाती है? तो हस्तशिल्प विकास योजना, उत्तराखंड क्राफ्ट विलेज प्रोग्राम, जीआई टैग प्रोत्साहन योजना, या नक्षत्र सभा कारीगर योजना। तो जो आपको पता है उत्तराखंड क्राफ्ट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जो कि आभूषणों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में पारंपरिक रूप से किस धातु के बर्तन का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है? पीतल, तांबा, लोहा, चांदी। तो जो तांबे का बर्तन होता है उसका उपयोग ज़्यादातर कुमाऊं के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठानों के समय किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिखा है कि उत्तराखंड जैसे ये भी लिखा है कि तांबे का बर्तन जैसे लोटा, थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गढ़वाली समुदाय में फूलों की घाटी के पास बने पत्थर के बर्तनों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए, जल संग्रहण के लिए, सजावट के लिए, या अनाज भंडार के लिए। तो जो फूलों के घाटी के पास के बने पत्थर के बर्तन उनका उपयोग ज़्यादातर जल संरक्षण के लिए, संग्रहण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बुरास के फूलों से बने शरबत को परोसने के पारंपरिक किस रूप प्रकार के बर्तन का प्रयोग किया जाता है? मतलब बुरास के रस को परोसने के लिए। तो मिट्टी का घड़ा होता है, तांबे का गिलास होता है, पीतल की थाली होती है, या लकड़ी का कटोरा होता है? तो वो होता है मिट्टी का घड़ा, तो उसमें रखते हैं और तब परोसते हैं। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बागेश्वर क्षेत्र में कौन सी पारंपरिक बर्तन उत्तरायणी मेले में बिक्री के लिए प्रसिद्ध है? तांबे का लोटा, मिट्टी का दिया, पीतल का कलश, या लकड़ी का डिब्बा। तो जो आपको पता है जो बागेश्वर के क्षेत्र में पारंपरिक उत्तरायणी मेले पर पीतल के कलश ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प मेलों को किस धातु के बर्तन का मतलब बर्तनों का प्रयोग पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में प्रचारित है? तो ऑप्शन है स्टील का, तांबे और पीतल का, एल्यूमिनियम का, और प्लास्टिक का। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है कि तांबे और पीतल का जो बर्तन है उसका हस्तशिल्प से बनाती है और पर्यावरण अनुकूल के विकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2018 के अधिनियम से, 2010 के अधिनियम से, 2015 के अधिनियम के, और 2020 के अधिनियम से। तो आपको पता है जो भाषा संस्थान है वो हुआ था 2018 के अधिनियम से और हिंदी लोक भाषाओं को संरक्षण के लिए हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2024 में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ और इसका मतलब आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? अब
तो ऑप्शन ए है नैनीताल उत्तराखंड संस्कृति विभाग द्वारा, देहरादून उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा, हरिद्वार हिंदी अकादमी द्वारा, या अल्मोड़ा कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। तो जो आपको पता है जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान होता है वो देहरादून में किया जाता है और उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जौनसारी भाषा के लिखने के लिए कौन सी लिपि का उपयोग किया जाता है और ये भाषा के मुख्य रूप में किस क्षेत्र में बोली जाती है ये भाषा? तो देवनागरी का उपयोग किया जाता है जौनसार बाउल में, गुरुमुखी का कुमाऊं में, ब्राह्मी का गढ़वाली में, या रोमन का टिहरी में। तो जो जौनसारी भाषा उसको लिखने के लिए देवनागरी का उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर जौनसारी भावर क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 4 मार्च 2025 को आयोजित साहित्य पूर्णोत्सव में किस गतिविधि का आयोजन मुख्य रूप से किया गया था? सांस्कृतिक कृत्यों का विमोचन, जागर गायनों का प्रतियोगिता, छोले नृत्य प्रदर्शन, या पारंपरिक मेले का उद्घाटन? तो जो होती थी वो उसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को संरक्षित करने के लिए 2024 में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने कौन सी पहल शुरू करी? डिजिटल भाषा संग्रहण, साहित्य ग्राम स्थापना, लोकगीत रिकॉर्डिंग, या भाषा शिक्षण केंद्र? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा वहाँ उस टाइम करी थी साहित्य ग्राम स्थापना, जो कि उत्तराखंड की भाषाओं को या कुमाऊनी गढ़वाली भाषाओं को संरक्षण करता था। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया और इसका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित? ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको जाने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा और इस विद्रोह में किस घटना को प्रज्वलित करा? तो बेगम हजरत महल ने करा था और मंगल पांडे को फांसी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने करा था या छर्बी वाले कारतूस के लिए, नाना साहब ने प्लासी युद्ध के लिए, या तात्या टोपे ने सती प्रथा का अंत करा था? तो जो लखनऊ से करा था वो करा था बेगम हजरत महल ने, और इस विद्रोह की घटना ने मंगल पांडे की फांसी को प्रज्वलित किया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी और उनकी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में, अशोक ने मगध में, बिंदुसार ने तक्षशिला में, या समुद्रगुप्त ने उज्जैन में? तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई और इससे किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन के स्वरूप हुई, और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, या रॉलेट एक्ट के 15 अगस्त को, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के 26 जनवरी को, और साइमन कमीशन की हुई या 2 अक्टूबर को? तो जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो थी बंगाल विभाजन के लिए और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मना। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसके किसने करी थी और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ए ह्यूम ने बॉम्बे में, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में, गोपाल कृष्ण गोखले ने मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक ने लाहौर में। तो जो कांग्रेस की स्थापना करी थी वो करी थी ए ह्यूम ने बॉम्बे में। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है और भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो तांग्सपो अरुणाचल प्रदेश में, लोहित असम में, मेकोंग मणिपुर में, सांगपो सिक्किम में? जो ब्रह्म नदी है वो यालुंग तांग्सपो कहती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विश्व धरोहर स्थान में घोषित किया है? तो यूनेस्को ने, WWF ने, IUCN ने, या UNEP को? तो जो फूलों की घाटी है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर शोध में साझी। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और किस राज्य में? कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट हिमाचल प्रदेश, और कोंगसेंग लद्दाख? तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है और ये किस प्रजाति के संरक्षण में प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मपुत्र द्वारा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, गोदावरी द्वारा घड़ियाल के लिए, नर्मदा द्वारा बारहसिंगा के लिए, या कावेरी द्वारा हाथी के संरक्षण के लिए? तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो MMU है वन आवरण मूल्यांकन के लिए कितनी और यह किस संगठन द्वारा निर्धारित की जाती है? मतलब भारत न्यूनतम मानचित्र इकाई। तो यह 1 हेक्टेयर है और भारतीय वन संरक्षण द्वारा, 5 हेक्टेयर इसरो द्वारा, 10 हेक्टेयर है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, या 5 हेक्टेयर है नाबार्ड द्वारा? तो जो भारत जो IIM है जो MMU है न्यूनतम मानचित्र इकाई वो 1 हेक्टेयर पड़ती है और भारतीय वन संरक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो उत्तराखंड में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनने की घोषणा कब हुई और इसका कार्यान्वयन किस वर्ष से शुरू हुआ? जो UCC भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना UCC लागू करने वाला, तो ये कब बना और कब हुई और इसका कार्यान्वयन कब से स्टार्ट हुआ? तो 2022 में हुआ, 2024 में स्टार्ट हुआ, 2023 में, 2025 में स्टार्ट, 2021 में बना, और 2023 में स्टार्ट, या 2020 में बना और 2022 में स्टार्ट? तो आपको पता है तो 2022 में बना UCC और 2024 में से इसका कार्यान्वयन शुरू किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड का न्यायालय, मतलब जो रिकॉर्ड न्यायालय माना जाता है, और इसका अर्थ क्या है जो रिकॉर्ड न्यायालय है?
न्यायालय माना जाता है, उसका रिकॉर्ड न्यायालय से मतलब होता क्या है। तो अनुच्छेद 129 ये सजा दे सकता है, अनुच्छेद 131 यह मूल क्षेत्राधिकार रखता है, अनुच्छेद 125 यह अपील सुन सकता है, और अनुच्छेद 127 संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो आपको जो पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो 129 के रिकॉर्ड न्यायालय और ये सजा दे सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या प्रावधान है और ये कितनी आबादी वाले राज्यों पर लागू होता है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था 20 लाख से अधिक, द्विस्तरीय 10 लाख से अधिक, एकल स्तरीय 50 लाख से अधिक और त्रिस्तरीय व्यवस्था 50 लाख से अधिक। तो जो आपको पता है जो पंचायती राज होता है वो ज़्यादातर त्रिस्तरीय होता है और 20 लाख से अधिक के लोग होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई और इसकी सिफारिशें मतलब इसकी जो सिफारिशें वो कब लागू की गई। तो मंडल आयोग की स्थापना 1978 में हुई, 1980 में, 1976 में या 1982 में। तो सिंपल सी बात है, मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 1976 को और 1988 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने 2024 में लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता को क्या मतलब उस जो आचार संहिता होती है उसमें क्या नया प्रावधान जोड़ा था कि सोशल मीडिया पर विज्ञापनों की निगरानी करना, मतदाता सूची में आधार का लिंकिंग या ईवीएम की अनिवार्य गिनती या मतदान केंद्रों में सीसीटीवी केंद्रों की मतलब सीसीटीवी कैमरे लगाने। तो जो उस टाइम हुआ था सोशल मीडिया विज्ञापनों की निगरानी करना था, जो निर्वाचन आयोग 2024 में करा था नई आचार संहिता में ऐड। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ने 2024 में पेरुल लाओ और पैसे योजना के तहत कितने क्विंटल पेरुल संग्रहण का लक्ष्य रखा और इसका आर्थिक लाभ क्या था। तो ये 15 क्विंटल रोजगार और बायोमास के लिए, 10 क्विंटल पर्यटन विकास ने, 20 लाख जल संरक्षण ने, 12 लाख, ये शायद पहले का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हुआ था जो आपको पता है सिंपल सा 15 लाख क्विंटल और रोजगार को बायोमास को ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत ने G20 प्राथमिकताओं के लिए 2023 में शामिल था, इसका आर्थिक महत्व क्या है। ऑप्शन ए है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्तीय समावेशन करना, हरित ऊर्जा का औद्योगिक विकास करना, अंतरिक्ष जो अनुसंधान है तकनीकी निर्यात करना और सैन्य रक्षा निर्यात करना। तो जो भारत की G20 प्राथमिकताएं है उनमें से जो भारत की जो उस टाइम के आर्थिक महत्व था वो था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन करना। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना के तहत 2024 में कितने लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 40 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ और 50 करोड़। इसका उद्देश्य क्या कहते हैं, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ा देना, बड़े उद्योगों को विकास करना, कृषि सुधार करना या बुनियादी ढांचा वो करना, स्ट्रॉन्ग करना। तो जो मुद्रा योजना है उसके तहत है कि सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना। तो अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपको उसका उद्देश्य पता है तो आप ऑप्शन मैंने इसीलिए ऐसे बना रखे, आप ये मत सोचे कि ये अगर आपके पास ये भी आ सकते हैं बस ऑप्शन में। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश में नए राज्यों की वित्तीय स्थिति कैसे सुधारा। राज्यों को 42% की हिस्सेदारी रहेगी, राज्यों की 50% की हिस्सेदारी रहेगी, केंद्रीय योजनाओं में 100% उन्हें वित्तीय पोषण मिलेगा या राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश थी उसमें से राज्यों को 42% की कर हिस्सेदारी मिलेगी। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था में 2024 में IMF ने किस श्रेणी में रखा और उसके अनुमानित GDP के विकास दर क्या थी। तो 5वीं श्रेणी में रखा, तीसरी श्रेणी में रखा, 7वीं श्रेणी में रखा या चौथी श्रेणी में रखा। तो आपको पता है भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 6.82 उसकी GDP रखी। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील है वो किस महाद्वीप में बहती है और ये किन दो देशों से होकर गुजरती है जो कि इसके जल के उपयोग के लेकर विवाद में रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है अफ्रीका में बहती है इथोपिया और मिस्र इसके लिए, एशिया में बहती है चीन और भारत, दक्षिण अमेरिका में बहती है ब्राज़ील और पेरू, और ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो आपको पता है जो नील नदी है वो मेनली अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इथोपिया और मिस्र इनके बीच से निकलती है नील नहर। जो नील नहर होती है जो कि नील नदी है वो मेनली इन दोनों के जो देश है इनके डिस्प्यूट में पड़ती है जो कि इथोपिया और मिस्र। तो इसके हिसाब से ऑप्शन है राइट आंसर। ये देख सकती है जो कि 11 देशों से होकर गुजरती है और इथोपिया ग्रैंड इथोपियन रेसोमा डैम और मिस्र इसके जल का उपयोग 2024 का विवाद भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसका उत्तराखंड में क्या संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हिमालय से संबंध है, हिमालय में पड़ता है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, आल्प्स में। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं मैंने ईजी रखे हैं। तो ऑप्शन ये सिंपल से राइट आंसर है, हिमालय में और नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। नेक्स्ट है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है किस डेट के तट पर स्थित है और 2024 में इसे पर्यावरण खतरे के किस खतरे का सामना करना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया में है मॉस ब्लीचिंग का, मालदीव में है समुद्री स्तर वृद्धि का, इंडोनेशिया में तेल रिसाव का, ब्राजील में है या वनों की कटाई। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सिंपल से पता है ऑस्ट्रेलिया में है और मॉब ब्लीचिंग के लिए इसको, ये मॉब ब्लीचिंग होती है इसकी पर्यावरण खतरे के, इसको नुकसान तो काफ़ी इसकी डैमेज हुआ है। नेक्स्ट है,
सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह कितने देशों में फैला है और इसका भारत में थार मरुस्थल से क्या अंतर है? गर्म मरुस्थल है और ये पता है कितने देशों में? तो 11 देशों में, 8 देशों में, 15 देशों में या 5 देशों में? तो आपको सिंपल पता है जो कि सहारा रेगिस्तान है वो 11 देशों के उसमें पड़ता है और सहारा का रेतीलिया और गर्म जो कि थार मरुस्थल से सेम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमेजन वर्षा जो कि पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है किस महाद्वीप पर और 2024 में इसे किस कारण वैश्विक चिंता का विषय बनाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में वनों की कटाई के लिए, अफ्रीका में खनन गतिविधि के लिए, एशिया में बाढ़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया में आग के लिए। तो आपको पता है जो कहाँ है वो दक्षिण अमेरिका में वनों की कटाई। अब जरूरी नहीं है ऑप्शन मैंने ईजी इसलिए रखे कि आपको नॉलेज हो इन क्वेश्चनों से, ऐसा नहीं है कि आप बस क्वेश्चन टिक करके। अगली बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2024 में अमेजन फेफड़ों को किस वैश्विक चिंता का करना पड़े, और ऑप्शन में वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं वनों की कटाई का उनको सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नहीं राइट आंसर। नेक्स्ट है 2025 में जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ जो कि भारत का पहला राज्य गौरव प्राप्त हुआ, इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको कब लागू किया गया? तो धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, 27 जनवरी 2025 को, पर्यावरण संरक्षण 15 अगस्त 2024 को, आर्थिक सुधार 1 अप्रैल 2025 को, शैक्षिक समानता 26 नवंबर 2025। तो जो यूसीसी का मुख्यतः वो है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है जो खो खो विश्व कप 2025 हुआ जो कि भारत में हुआ, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिताब जीता, यह आयोजन कहाँ हुआ और इसका उत्तराखंड से क्या संबंध है? तो यह नई दिल्ली में हुआ, उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भाग लिया। पटना में हुआ, उत्तराखंड में खो खो को बढ़ावा देने वाली योजना। भोपाल में हुआ, उत्तराखंड के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। या जयपुर में हुआ, इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो खो खो हुआ था वो मेनली नई दिल्ली में हुआ था और उत्तराखंड में, तो जो ऑप्शन ही है नई दिल्ली में हुआ था और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जल चक्र में व्यवधान की चेतावनी दी थी। तो भारत में किस घटना के को इसका परिणाम बताया और विश्व स्तर पर कितनी मौतें से जुड़ा हुआ था? तो भारत ने इसको बताया था वायनाड भूस्खलन के कारण और इसमें 87 से अधिक मौतें हुई थी। चेतावनी चेन्नई जो बाढ़ हुई थी 5,000 से मौतें, उत्तराखंड बाढ़ के लिए 10,000 मौतें, या मुंबई तूफान के कारण 3,000 मौतें। तो जो वायनाड भूकंप भूस्खलन हुआ था उसके कारण 2700 से अधिक मौतें हुई थी, तो ये इसका मुख्य कारण बताया गया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत श्रृंखला जो भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 अप्रैल 2025 को कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और इसका विश्व पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन है 7, 5, 3 या 9। तो जो एमओयू पे सामने जो हस्ताक्षर हुए थे वो कितने हुए थे? 7 एमओयू पर हस्ताक्षर, और श्रीलंका और भारतीय को पर्यटकों की संख्या पर उसके बढ़ोतरी के लिए किया गया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है जो WEF है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जो कि भारत के लिए जोखिम प्रमुख उभरा। तो जोखिम उत्तराखंड जैसे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए, या हिमनद पिघलना और बाढ़, साइबर हमले, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि, व्यापार युद्ध, निर्यात में कमी, या जनसंख्या वृद्धि, साधन में कमी। तो जो WFO ने रिस्क ग्लोबल रिस्क, तो उत्तराखंड में इसका जलवायु परिवर्तन हो सकता है, हिमनदों का पिघलना और बाढ़। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है जो ISSF विश्व 2025 में भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, यह आयोजन कहाँ हुआ और इसमें भारत ने वैश्विक खेल प्रदर्शन में क्या महत्व रखा? तो यह लीमा में हुआ, म्यूजिक में हुआ, टोक्यो में हुआ, या काहिरा में हुआ? तो यह लीमा पेरू में हुआ था और भारतीय खेल शक्ति का प्रदर्शन हुआ था इसमें। तो ऑप्शन है राइट आंसर। देख सकते हैं इसमें एडिशनल है जो इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने लीमा पेरू में ISSF विश्व 2025 में स्वर्ण पदक जीता जो कि भारत में बढ़ती खेल को शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट है जो उत्तराखंड में उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने 2025 में साइबर सिक्योरिटी और एथिटिंग हैकिंग पर एक कार्यशाला आयोजित की। तो एथिलिक हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है? तो ऑप्शन है सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढना और ठीक करना, वायरलेस फैलाना, डेटा चुराना, या नेटवर्क बंद करना। ऐसा क्वेश्चन लोअर पीसीएस में काफ़ी आपको मिलेंगे, देखने को मिले, क्योंकि पीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक से। तो जो वो वायरलेस हैकिंग को हैकिंग थी उसका काम था सिस्टम की कमजोरी को ढूंढना और उसको ठीक करना। तो ऑप्शन है राइट आंसर। देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी लिखी है, जो सिस्टम की कमजोरी को ढूंढना और उसको ठीक करना था एथिल हैकिंग का उद्देश्य। और यो क्वेश्चन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेटिव AI का उपयोग कर 2024 में भारत में किस क्षेत्र में प्रमुख बढ़ावा दिया और ये तकनीकी किस पर आधारित है? डिजिटल मार्केटिंग पर, कृषि रोबोटिक्स पर, कृषि रक्षा ब्लॉकचेन पर, या शिक्षा से क्वांटम कंप्यूटिंग पर? तो आपको पता है जो AI और जनरेटिव AI का उपयोग 2024 में डिजिटल मार्केटिंग और डीप लर्निंग के किया गया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग का में क्यूबिट क्या है?
मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर उसमें क्यूबिट का मतलब क्या है। 2025 में भारत ने इस क्षेत्र में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया। तो सूचना का मूल इकाई है और आईबीएम के साथ डेटा स्टोरेज नेटवर्क प्रोटोकॉल या सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। तो जो क्यूबिट है वो है सूचना की एक मूल इकाई है जिसके साथ आईबीएम के साथ इसका समझौता किया। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस जो कि डीडीओएस कहती है का हमला क्या है, और 2024 में भारत ने इस प्रकार के हमले में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो सर्वर को अनुरोधों का ओवरलोड करना, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी प्रभावित हुआ, डेटा चोरी करना शिक्षा, या पासवर्ड हैक करना स्वास्थ्य, या सॉफ्टवेयर क्रैश करना रक्षा। तो जो जो ये डीडीओएस था इसका सर्वर को अनुरोध का ओवरलोड करना था और बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी इफेक्टिव हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता, ये ऐसे आ सकता है कि डीडीओएस क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकती है। देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है, एक बार पढ़ लें खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है कि जैसे लिखा है कोडिंग में CHAMOLI जिसको उन्होंने ये लिखा है, उसी कोड में मतलब चमोली को उन्होंने ये लिखा है, तो देहरादून को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो चमोली को जैसे आप सॉल्व कर लेना, मैं इसका आंसर बता दूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर आ गया होगा, कर दिया होगा, तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं, नहीं आया होगा तो देख लेना, ऐसे कर सकते हैं इसको। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 97। इस क्वेश्चन को आप खुद करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला भी है और काफ़ी मिस्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, एक बार आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि मैं कर दूँगा, मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉजी से लेकर है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं मिलेंगे भी नहीं आपको, ये देख लो। जो एनालॉजी ये गलत है, ठीक है, इसको मत देखना कि ये सही है। एक एनालॉजी में मतलब नंदा देवी का संबंध अगस्त सितंबर से है, तो उत्तरायणी का संबंध किससे होगा, जनवरी, नवंबर, अक्टूबर और मार्च। तो ये ऐसा है कि जब नंदा देवी का मेला कब लगता है, सितंबर, अगस्त सितंबर में। तो उत्तरायणी का मेला कब लगता है, तो वो लगता है जनवरी के टाइम पे। तो ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक सीरीज दे रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एक सीरीज दे रखी है 5, 12, 26 और 54। इसका अगला पद क्या होगा, इसका उत्तराखंड के मेलों से क्या महत्व है। तो आपको आंसर ऐसा करना है जो उत्तराखंड के मेलों से, मतलब उत्तराखंड के मेलों से, सॉरी, मतलब उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ हो उससे रिलेटेड। तो ऑप्शन देखने कि उत्तराखंड के मेले है, उत्तराखंड के मंदिर है, उत्तराखंड की नदियाँ है, उत्तराखंड से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप ऐसे लगाते जैसे 5 दूनी 10, तो 12 आ रहा है, मतलब 2 करके हो रहा है, तो 26 दूनी जैसे होगा, 26 दूनी ले दिया क्या, मतलब हर दूनी 12 दूनी, जैसे ऐसे कर रखिए, ठीक है। तो वैसे ही हम अगर 54 दूनी करें, मतलब ऐसा नहीं है कि दूनी जैसे 12 दूनी कर रखा है, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26, ऐसे सीरीज़ बढ़ रही है, पर लास्ट सीरीज़ खत्म हो जा रही है, इसके बाद नहीं है। तो जैसे 54 लिख रखा है, तो 54 दूनी करा हमने, तो आया 108 प्लस 2 करना 110। तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है कि हमें 110 जो आंसर आ रहा है उसका पता नहीं है हमें कि मेलों से, बट 108 आ रहा है 54 दूनी। हमें पता है जो जागेश्वर मंदिरों की संख्या वो कितनी है, 108। और यहाँ ऑप्शन में है कि मंदिरों की संख्या को प्रेरित करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे रखा है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऐसे देखिए कि छात्र को कौन पढ़ाएगा। तो मतलब छात्र को वैसे मेनली टीचर पढ़ाता है, तो यहाँ देखना टीचर को क्या कहते हैं, तो छात्र को शिक्षक कहा जाता है, तो मतलब छात्र पढ़ेगा, तो ऑप्शन ही राइट आंसर। तो ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये 100 क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट में बताएं, और आपके कितने नंबर आए इस मॉक टेस्ट में ज़रूर बताएं। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये मॉक टेस्ट, वैसे तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, मतलब हर कुछ था। आगे ही ऐसे मॉक टेस्ट आते रहेंगे और आपको ऐसे पेपर के पूरा फील होगा कि पेपर हो रहा है, कई क्वेश्चन डिलीट भी होने हैं, कई क्वेश्चन ऐसे है, कई क्वेश्चन। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको ऐसे है कि अगर आपको 100 में से 80 आ रहे हैं तो 80 ही करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे आ रहा है कि 80 कंफर्म है, तो आप 10 तुक्के भी मार सकते हो, जरूरी नहीं है कि 80 करके छोड़ देने। तो आपके डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आप किस प्रकार से आपके ऑप्शन एलिमिनेट करने की वो है कैपेबिलिटी, आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं बाद में। और जय हिंद, जय उत्तराखंड। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वैसे तो कोई ज़्यादा ही बच्चे लास्ट तक क्या ही पहुँचेंगे। तो जय हिंद, जय, बाय बाय।